वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। फिर इसके साथ ही असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के क्वेश्चन बताऊंगी कि उनको किस तरह से लिखोगे। और फिर लास्ट में इस चैप्टर के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं वो बताऊँगी, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। पार्ट नंबर 3 है वस्त्रों की स्वच्छता, यानी कि वस्त्रों को साफ़ सुथरा किस तरह से रखा जाता है, उनकी देखरेख कैसे की जाती है। इस चैप्टर में आप ये सीखोगे। प्रश्न नंबर 1 है वस्त्रों को स्वच्छ यानी कि साफ रखने की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर होगा वस्त्रों को स्वच्छ रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि उनको पहनना। स्वच्छ वस्त्र हमारे शरीर के सौंदर्य की वृद्धि में प्रथम स्थान रखते हैं। वस्त्रों को स्वच्छ रखने के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे पानी में धुले हों जिसमें किसी भी प्रकार की बीमारी के कीटाणु ना हो। न केवल पहनने के वस्त्र बल्कि ओढ़ने और बिछाने के वस्त्र भी स्वच्छ होने चाहिए। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक की कॉपी में तो इतना आंसर लिख देंगे, बाकी का ये जितना भी आंसर है आप इसे अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिख लेंगे। पढ़कर बता देती हूँ। वस्त्रों की स्वच्छता, स्वास्थ्य की दृष्टि से वस्त्रों को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। हमारी त्वचा पर छोटे छोटे रोमकूप होते हैं जिनके द्वारा शरीर का मैल पसीने के रूप में बाहर निकलता है। यदि हम स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनते तो इन रोमकूपों के बंद होने की संभावना हो सकती है, जिसके फलस्वरूप त्वचा अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती। गुर्दों को अपना कार्य करने के साथ साथ त्वचा का भी कार्य करना पड़ता है और अधिक कार्य करने के कारण ये निर्बल पड़ जाते हैं, जिससे शरीर की गर्मी पसीने के रूप में बाहर नहीं निकल पाती और शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। त्वचा पर धूल, चिकनाई और पसीने से एक परत बन जाती है जिस पर रोगाणु उत्पन्न होते हैं और शरीर में कई प्रकार के चर्म रोग जैसे फोड़े, फुंसी आदि हो जाते हैं। अतः ये अत्यंत आवश्यक है कि शरीर को रोगों से बचाने के लिए और सभी अंगों को अपना कार्य करने में सहायता देने के लिए हम स्वच्छ वस्त्र पहने। आप इस बात को अपने लफ्ज़ों में बनाकर भी लिख सकते हो। अस्वच्छ वस्त्र पहनने को हम घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं। बाकी का आंसर आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वस्त्र धोने के आवश्यक उपकरण व सामग्री लिखनी है। धुलाई के लिए आवश्यक सामान निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। मैले वस्त्रों को रखने के लिए एक अलमारी वगैरह, टोकरी अथवा किसी बड़े थैले का होना आवश्यक है। इसके न होने पर वस्त्र इधर उधर बिखरने का भय रहता है तथा इनको धोने से पूर्व इकट्ठा करने में काफ़ी समय नष्ट होता है। वस्त्रों को भिगोने एवं धुलाई के लिए बाल्टी, साबुन, उबालने के लिए एक डोल, कनस्तर, उबलते वस्त्र को हिलाने के लिए डंडा, चिमटा या 2-3 टप, रगड़ने का तख्ता, ब्रश, साबुनदानी, दाग छुड़ाने की दवाइयाँ आदि। वस्त्रों को नील एवं मान लगाने के लिए, मान बनाने के लिए एक पतीला, केतली, गरम करने के लिए एक कड़छी, 2 झाड़न, गोंद का घोल, सिरका, नील, 1 चम्मच, एक मलमल का कपड़ा, वस्त्रों को सुखाने के लिए रस्सी या तार, इस्त्री करने के लिए इस्त्री की मेज़, वहाँ की इस्त्री करने का तख्ता वगैरह। धोने की सामग्री के लिए साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट टिकिया, रीटे का घोल आदि, गोंद का घोल, मांड, मैदा, स्टार्च, नील, धब्बे उतारने के लिए दवाइयाँ, पानी आदि। प्रश्न नंबर 3 है नील, मांड व गोंद का घोल बनाना व इसका उपयोग करना बताएं। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर प्रोजेक्ट फाइल में लिख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये रहा, आप अपने आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हरगिज़ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़कर भी नहीं बता रही हूँ, पर मैंने इनको आपके लिए लिख दिया है कि इनको किस तरह से लिखा जाना है। इस वाले पेज पर है मांड बनाने की विधि। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल में लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए लिख दिया है। यह गोंद बनाने की विधि, पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखा है। अब प्रश्न नंबर 4 है विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धोने के साधारण नियम बताने हैं। सबसे पहले सूती वस्त्र को कैसे धोएंगे। पानी में भिगोना। धोने से पूर्व सफ़ेद व रंगीन वस्त्र जिनके रंग पक्के हों कपड़ों को भिगोकर रख दिया जाता है, जिनसे उनका मैल फूल जाए, किंतु महीन कपड़े जैसे आरकंडी, वायल आदि को भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
साबुन का प्रयोग किसी भी प्रकार के साबुन से सूती कपड़ों को धोया जा सकता है, क्योंकि सूती वस्त्रों पर कपड़े धोने के सोडे का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी का ताप, तेज़ तापमान का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता सूती कपड़ों पर, इसलिए ज़्यादा गंदे वस्त्रों को उबाला भी जा सकता है। खाका तैयार करना, खाका तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती सूती वस्त्रों के लिए। धोने की विधि है, रगड़ कर धोया जा सकता है, किंतु वायल और कंडी को हल्के दबाव से धोया जाता है। नील व सफ़ेद लगाना, सफ़ेद सूती वस्त्रों में नील लगाया जा सकता है, कल्फ भी लगाया जा सकता है। चमक के लिए धोते समय कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाता है। निचोड़ भी आसानी से सकते हैं सूती कपड़ों को, मजबूत होने के कारण भली प्रकार से निचोड़ने से कोई हानि नहीं होती है। सुखाना, सफ़ेद सूती वस्त्रों को धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि इससे कपड़ों में सफ़ेदी आ जाती है। रंगीन कपड़ों को छायों में या हल्की धूप में उल्टा करके सुखाना चाहिए। इस्त्री करना, पूरा सूखने के बाद पानी छिड़क देना चाहिए, फिर इस्त्री करनी चाहिए। रेशमी वस्त्र पानी में भिगो सकते हैं, भिगोने की आवश्यकता नहीं होती है रेशमी वस्त्रों को। साबुन का प्रयोग, अच्छे साबुन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें सोडा कम हो। पानी का ताप, पानी गुनगुना या ठंडा हो, क्योंकि ठंडे पानी में धोने से जो गोंद होगी वे तैर कर ऊपर आ जाएगी। खाका तैयार करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। धोने की विधि, हल्के दबाव द्वारा धोना चाहिए, रगड़ने की आवश्यकता नहीं होती रेशमी वस्त्रों को। नील सफ़ेद लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती, कल्फ की भी आवश्यकता नहीं होती है, यह लगा भी सकते हैं कड़ापन लाने के लिए। चमक लाने के लिए नींबू या सिरके का घोल डाला जाता है। निचोड़ना, हल्के दबाव से निचोड़ना चाहिए। सुखाना, उल्टा करके सुखाना चाहिए। इस्त्री, जब हल्की नमी रह जाए तो इस पर इस्त्री करनी चाहिए। ऊनी वस्त्र पानी में भिगोना, ऊनी वस्त्रों को भिगोना नहीं चाहिए, क्योंकि भिगोने से ऊन सिकुड़ जाती है। साबुन का प्रयोग, अच्छे साबुन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें सोडा कम हो। पानी का तापमान, गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। धोते समय पानी का तापमान एक जैसा रखना चाहिए, यदि ऐसा न किया गया तो ऊन के तंतु सिकुड़ जाते हैं। खाका तैयार करना, धोने से पहले वस्त्र का खाका तैयार कर लेना चाहिए, जिससे ऊनी कपड़ों का आकार पहले जैसा बना रहे। धोने की विधि, हल्के दबाव द्वारा धोना चाहिए। नील या सफ़ेद लगाने की आवश्यकता नहीं होती, कल्फ की भी आवश्यकता नहीं होती है। चमक के लिए नींबू या सिरके का प्रयोग कर सकते हैं। तौलिए में लिपेट कर हल्के हाथों से निचोड़ना चाहिए। सुखाना, खाके के रेखांकित स्थानों पर कपड़े के सिरे रखकर छाया में उल्टा कर समतल स्थान पर सुखाना चाहिए, जहाँ चारों ओर से कपड़े पर हवा लग सके। इस्त्री, यदि खाके पर ठीक प्रकार से सुखाया जाए तो इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती है। संश्लिष्ट वस्तु से बने तंत्र, पानी में भिगोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें मैल ऊपरी सतह पर रहता है। साबुन का प्रयोग, सोडे का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार के साबुन का प्रयोग किया जा सकता है। पानी का तापमान, पानी ठंडा या गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी के प्रयोग से इन वस्त्रों को हानि पहुंचती है। खाका तैयार करना, खाके की आवश्यकता नहीं है, हल्के दबाव से धोने चाहिए। नील की भी आवश्यकता नहीं है, कल्फ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। चमक के लिए सिरका या नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। हल्के दबाव से निचोड़ना चाहिए। सूर्य की किरणों पर इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, छाया में सुखाना चाहिए। बिना इस्त्री के भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु यदि इस्त्री करनी हो तो बहुत कम गर्म इस्त्री करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, हमें स्वच्छ यानी कि साफ कपड़े क्यों पहनने चाहिए? स्वास्थ्य की दृष्टि से वस्त्रों को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। हमारी त्वचा पर छोटे छोटे रोमकूप होते हैं, जिनसे मैल पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है। यदि हम स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनेंगे तो इन रोमकूपों के बंद होने की संभावना हो सकती है, जिसके फलस्वरूप त्वचा अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकती। त्वचा पर धूल, चिकनाई और पसीने से एक परत बन जाती है, जिस पर रोगाणु उत्पन्न होते हैं। शरीर पर कई प्रकार से चर्म रोग हो सकते हैं, अतः इन सब से बचने के लिए वस्त्रों को स्वच्छ यानी कि साफ रखना जरूरी है। निम्नलिखित वस्तुएं वस्त्रों में क्यों और कैसे लगाई जाती हैं? नील लगाने की विधि, सफ़ेद सूती वस्त्रों को धोने के बाद उसमें थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। इस पीलेपन को दूर करने के लिए उनमें नील लगाया जाता है। नील लगाने की विधि, एक खुले बर्तन में पानी लें, कपड़ा उसमें अच्छी तरह डुबोएं। कम पानी होने से उसमें धब्बे पड़ सकते हैं। पतले कपड़े में थोड़ा नील डालकर एक पोटली बना लें। इस पोटली में नील की बाल्टी में घुलने के लिए डाल दें, फिर पानी में कपड़े डालें। नील लग जाने के बाद वस्त्र को भली भांति निचोड़कर धूप में सुखाना चाहिए। अब है गोंद लगाने की विधि।
गोंद रेशमी, मलमल, पायल व बच्चों के वस्त्रों में अथवा रेयन में हल्का सा कड़ापन लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोंद लगाने की विधि: खुले बर्तन में इतना पानी लें कि कपड़ा उसमें आसानी से डूब सके। इसके पश्चात उसमें 1 से 4 चाय के चम्मच गोंद का घोल प्रत्येक प्याले पानी के हिसाब से मिलाएं। खुले हुए वस्त्रों को खोलकर बीच में डिबो दें। कपड़ों को निचोड़कर छाया में सुखाएं। मांड यानी कि कल्फ: मांड सूती, सफ़ेद अथवा रंगीन वस्त्रों में लगाई जाती है। इससे कपड़ों में चमक व नवीनता आ जाती है तथा कपड़े सफ़ेद व सुंदर दिखाई देने लगते हैं। मांड बनाने की विधि: अरारोट को ठंडे पानी में अच्छी तरह से घोलें। तत्पश्चात उसमें उबलता हुआ पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं, जिससे उसमें गुठली न बनने पाए। मांड बनाने के लिए उबलता हुआ पानी ही प्रयोग करें। भिन्न भिन्न वस्त्रों के लिए कल्फ और पानी की मात्रा अलग अलग होती है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा अनुसार तथा कैसे वस्त्र हैं इस पर निर्भर करता है। मांड वाले कपड़ों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। धूप में रंग खराब होने का भय रहता है। प्रश्न 7, प्रतिदिन वस्त्रों को घर में धोने के लिए किस सामान की आवश्यकता होती है? वस्त्र धोने की सामग्री: साबुन, कपड़े धोने का डिटर्जेंट, गोंद का घोल, नील, सिरका, मैदा या स्टार्च, धब्बे उतारने की दवाइयाँ और पानी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में। सूती वस्त्रों की धुलाई में किस प्रकार के साबुन का प्रयोग करना चाहिए? किसी भी प्रकार का साबुन प्रयोग में लाया जा सकता है। ऊनी वस्त्रों को धोने से पूर्व खाका क्यों तैयार किया जाता है? ताकि ऊनी वस्त्रों का आकार बना रहे। संश्लिष्ट तंतु से बने वस्त्रों को धोने से पहले पानी में भिगोने की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें मैल ऊपरी सतह में रहता है। रेशमी वस्त्रों में सिरके व गोंद का प्रयोग क्यों किया जाता है? गोंद का घोल कड़ापन लाने के लिए किया जाता है। सिरके का प्रयोग कपड़ों में चमक लाने के लिए किया जाता है। ऊनी व सूती वस्त्रों की धुलाई की विधियों में क्या अंतर है? कारण बताते हुए स्पष्ट करें। ऊनी वस्त्रों को रेशमी वस्त्रों की तरह भिगोना नहीं चाहिए, क्योंकि भिगोने से ऊन के तंतु सिकुड़ जाते हैं। सूती वस्त्रों को धोने से पूर्व सफ़ेद व रंगीन कपड़ों को कुछ समय के लिए भिगोकर रख दिया जाता है, जिससे मैल फूल जाए, किंतु महीन वस्त्र जैसे आरकंडी आदि को भिगोने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर: वस्त्रों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता क्यों है? स्वस्थ रहने के लिए, साफ रहने के लिए, सुंदर दिखाई देने के लिए, उपरोक्त कोई नहीं। तो आंसर होगा स्वस्थ रहने के लिए। हमारी त्वचा पर छोटे छोटे डैश होते हैं, जिनके द्वारा शरीर की मैल पसीने के रूप में बाहर निकलती है। तो आंसर होगा रोमकूप। नील की ठीक मात्रा को कैसे पता करेंगे कि पानी में ये सही मात्रा में डाला गया है अथवा नहीं? हथेली पर डालने के बाद अगर लकीरें साफ दिखाई देती हैं तो नील की मात्रा ठीक है। कल्फ किस वस्त्र पर लगाया जाता है? रेशमी पर, सूती पर, ऊनी पर या उपरोक्त सभी? तो कल्फ रेशमी और सूती दोनों वस्त्रों पर लगाया जाता है। रेशमी वस्त्र को धोते समय पानी का ताप क्या होना चाहिए? गरम, गुनगुना, उबलता हुआ या गुनगुना? तो रेशमी वस्त्र को धोने के लिए पानी गुनगुना या ठंडा हो सकता है। खा इसका आंसर होगा। ऊनी वस्त्र धोते समय पानी का ताप क्या होना चाहिए? गुनगुना या फिर ठंडा होना चाहिए। संश्लिष्ट वस्त्र धोते समय पानी का ताप क्या होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, ठंडा या गर्म। संश्लिष्ट वस्तु को धोने के लिए केवल ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए। सूती वस्त्रों की धुलाई में किस प्रकार के साबुन का प्रयोग किया जाता है? किसी भी प्रकार के साबुन का। ऊनी वस्त्र धोने से पहले खाका तैयार क्यों किया जाता है? ताकि ऊनी वस्त्र का आकार बना रहे। संश्लिष्ट तंतु से बने वस्त्रों को धोने से पहले पानी में भिगोने की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें मैल ऊपरी सतह में रहती है। सिरके या नींबू का प्रयोग रेशमी वस्त्रों पर क्यों किया जाता है? आंसर होगा चमक लाने के लिए। कल्फ का प्रयोग क्यों किया जाता है? चमक लाने के लिए, कड़ापन लाने के लिए, धब्बे छुटाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो खा आंसर होगा कड़ापन लाने के लिए। संश्लिष्ट वस्त्र को डैश में सुखाना चाहिए, छाया में सुखाना चाहिए। रेशमी वस्त्रों को धोते समय कैसा साबुन का प्रयोग करना चाहिए? तो आंसर होगा कम सोडे वाले साबुन का प्रयोग करना चाहिए।